आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत बड़ी मुश्किल में फंस गई है क्योंकि अंदरूनी तौर पे बहुत सी ऐसी चीज़ें रूनमा हुई हैं जो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। एक खबर है, उसको सुनाने के बाद आपको दीगर खबरें सुनाता हूँ। जापान में एक चिड़ियाघर है, उसमें दरियाई घोड़ा था जिसने 7 साल तक अपनी जिन्स के हवाले से इंतजामिया को धोखे में रखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के चिड़ियाघर में एक दरियाई घोड़ा 7 साल से मौजूद है, जिसे 2017 में 5 साल की उम्र में अमरीकी रियासत मैक्सिको से ओसाका लाया गया। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये दरियाई घोड़े की खबर क्यों शामिल कर रहा हूं जब मुझे पॉलिटिकल खबरें देनी। इसकी एक वजह है, बुन्नत मिलानी है मुझे साथ में। सिर्फ उस दरियाई घोड़े का नाम इंतजामिया की जानिब से जैन चैन रखा गया, जिसका ताल्लुक अफ्रीकी नस्ल से था और जिसे दस्तावेजात के अंदर नर जाहिर किया गया था। अच्छा, इंतजामिया की जानिब से बाद में ये बताया गया कि जू कीपर ने दरियाई घोड़े में किसी भी किस्म की नर वाली हरकत नहीं देखी, तो फिर शक पैदा हुआ। इंतजामिया ने दरियाई घोड़े का डीएनए टेस्ट करवाया, तो इंतजामिया के मुताबिक दरियाई घोड़े के डीएनए रिपोर्ट के अंदर वो 12 साल की मादा निकली, जिसके लिए इंतजामिया अब साजगार माहौल पैदा कर रही। अब इसको सुनाने का मकसद ये है कि हमारे यहां भी जब इलेक्शन का वक्त आता है, हम बहुत सारे लोगों को नर समझते हैं और नर समझते हुए उन्हें वोट दे डालते हैं। कभी कभार हम वोट दे डालते हैं और कभी कभार वो वोट खुद ही ले लेते हैं, और बाद में हमें ये पता चलता है ना ये नर है ना ये मादा, ये तो कोई और ही चीज है। जिस तरह के वो इकदाम उठाता है, जिस तरीके से आवाम को पीसा जाता है। अभी मौजूदा सूरत हाल के अंदर जितने भी इकदाम उठाए गए सारी इसी तरह के। एक खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि वज़ीर आला की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है और मुझे आग का दरिया अबूर करके यहां तक पहुंचना पड़ा। हाँ जी, आग का दरिया अबूर किया होगा, जहां पे भारी किसी की अक्सरियत हो रही हो, लोग उनको चाह रहे हों, तो आपके लिए तो आग का दरिया अबूर करके वहां तक पहुंचना था, तो आपने वो दरिया अबूर किया है। पासिंग आउट परेड थी आज पुलिस की, खवातीन पुलिस की। उसमें मरीम नवाज साहिबा खवातीन पुलिस की वर्दी पहन के वहां पे चली गई और उन्होंने ये कहा कि आज मुझे वर्दी पहन के, पहली बार पुलिस यूनिफॉर्म पहन के मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और आपकी हमदर्दी जो है वो मजलूम के लिए होनी चाहिए, जालिम के लिए नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये कि आप उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए वर्दी पहन के चली गई। आप कौन है? आप वज़ीर आला हैं, आपके मातहत वो लोग हैं। हाँ, अगर सिपा सालार हिम्मत बढ़ाने के लिए अगले मोर्चों पे चला जाए तो क्या वो सिपाही की वर्दी पहन के जाएगा? कतई तौर पे नहीं, वो सिपा सालार की वर्दी पहन के ही जाएगा। बताएगा कि सिपा सालार तुम में आके खड़ा है, तुम में आके खड़ा है, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने खड़ा है। कभी सिपा सालार जो है वो सिपाही की वर्दी पहन के नहीं जाता। कभी ऐसा आपने देखा है कि अगर ये इसी तरीके से हिम्मत बढ़ाने के लिए गई हैं तो किसी अस्पताल में जाएं और वहां पे वो सफाई करने वाले, उनका जो कॉस्ट्यूम होता है वो पहन के उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए चली जाए। लेकिन शायद मॉडलिंग करनी थी, उस रूप में आना था, तो वो रूप है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है जो आपके चचा किया करते थे कि हैट पहन के, लंबे बूट पहन के चले जाना। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप एक खातून हैं, आप बतौर खातून, बतौर वज़ीर आला चली जाती तो वही हिम्मत बढ़ाना था। सेशन कोर्ट लाहौर में पंजाब पुलिस की वर्दी पहनने पे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की एक दरखास्त दायर की गई। अब वो दरखास्त जो है वो आफ्ताब बाजवा साहब की तरफ से की गई। जैसे पॉलिटिकल स्टंट मरीम नवाज साहिबा का है, तो मैं भी आफ्ताब बाजवा साहब की इस दरखास्त को एक पॉलिटिकल स्टंट ही मानता हूँ, लेकिन उनको मौका मिला है, वो मौका क्यों हाथ से जाने देंगे। उन्होंने कहा मरीम नवाज ने पुलिस ऑफिशियल की वर्दी पहनी और कानून के मुताबिक कोई भी शख्स रियासती इदारों की वर्दी नहीं पहन सकता। इस ज़मन के अंदर पुलिस को दरखास्त दी थी लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब अदालत को दरखास्त दे रहे हैं कि अदालत इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म दे। अब बात यह है कि कोई भी एक आम शख्स रियासती इदारों की वर्दी नहीं पहन सकता, ये बात ठीक है। अब मैं पुलिस की वर्दी नहीं पहन सकता। बहुत सारे लोग तो कहते हैं और शुक्र करो, खुदा दा नाम मनो कि उन्होंने सिर्फ पुलिस की वर्दी पा ली है, कोई और वर्दी नहीं पा ली, नहीं तो टेंशन पै जाती। अब मैं किसी इदारे की वर्दी नहीं पहन सकता। सिर्फ वही शख्स इदारे की वर्दी पहन सकता है जिसका ताल्लुक इदारे से नहीं है, लेकिन इदारे का सरबराह या इदारे का कोई आला ओहदेदार उसे कोई एक ओहदा खैर सगाली के तौर पे, गुडविल जेस्चर के तौर पे एक डेजिग्नेशन अलॉट कर दे, एजाजी तौर पे। यानी एजाजी तौर पे बहुत सारे लोगों को ओहदे मिले हैं। किसी को डीएसपी का ओहदा मिला है, किसी को एसपी का ओहदा मिला है, किसी को मेजर का ओहदा मिला है। बहुत सारे ओहदे मिलते रहते हैं, लेकिन वो उन लोगों को मिलते हैं जो लोग अवामी खिदमत करते हैं, जिनका ताल्लुक एंटरटेनमेंट से हो, स्पोर्ट्स से हो या इस तरह की दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें से हो, या दीगर तबका हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से हो। लेकिन सरकारी ओहदा रखने वाला
वो कभी भी उसको एजाजी ओहदा नहीं मिलता। और क्या एक वज़ीर आला एजाजी ओहदा हासिल करने डीएसपी का एजाजी ओहदा होना चाहिए था, एसपी का एजाजी ओहदा चाहिए नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो वर्दी पहना अपने लिए। ये मैं इसे पॉलिटिकल स्टंट से ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। आपके अच्छे इकदाम होंगे, बहुत सारे अच्छे इकदाम हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो गाड़ियों के चालान होना है उसके लिए आप बहुत तगदो कर रही हैं, बहुत अच्छे इकदाम हैं, लेकिन फिर इस तरह की चीज़ें उन इकदाम के ऊपर भी पर्दा डाल देती हैं। बहुत सारे लोग परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी बहुत कहते हैं कि बहुत काम हुआ, लेकिन कुछ लोगों की उसूली राय है कि जो शख्स गैर जमहूरी तरीके से मुसल्लत हुआ हो उसके बहुत अच्छे काम भी हों, तो वो गैर जमहूरी तरीके से मुसल्लत होना उसके कामों के ऊपर पर्दा डाल देता। तो ये आपकी इस तरह के काम आपके दूसरे कामों पर पर्दा डाल देंगे, ये पॉलिटिकल स्टंट ना करें। दूसरी तरफ मारूफ सनतकार हैं आरिफ हबीब साहब, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से पहली मुलाकात मेरी हुई, मैंने इमरान खान पे बात की। आर्मी चीफ को मैंने मीटिंग के अंदर ये कहा कि सियासी पोलराइजेशन की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। आर्मी चीफ को कहा कि सियासी पोलराइजेशन के खात्मे के लिए आपको इकदाम करने चाहिए। आर्मी चीफ ने यह कहा कि तमाम सियासी जमातें साथ हैं, सिर्फ एक जमात मुखालिफ सब्त में है, हमें जहां भी मौका मिलता है हम ये अजान देते हैं। आरिफ हबीब साहब ने कहा कि ये तो आर्मी चीफ वाला मामला था कि मैंने आर्मी चीफ के सामने मौक़िफ़ रखा। अब ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ खान साहब की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि बख्तावर भुट्टो की जब शादी थी तो मैंने उस वक्त खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो मैंने ये कहा था आसिफ जरदारी को फ़ोन करके मुबारकबाद दें। मैं था जिन्होंने जाके ये कहा कि आपको मुबारकबाद देनी चाहिए। वो कहते हैं वो भी मैं था जिन्होंने बिलावल भुट्टो को जब कोरोना हुआ तो मैंने इमरान खान साहब को कहा कि आपको फ़ोन करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ट्वीट कर दिया, तो मैंने उन्हें कहा ट्वीट काफ़ी नहीं है, आपको कॉल करनी चाहिए। तो खान साहब ने मुझे वो कहा कि आप मुझसे वो बात करें जो मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने खान साहब को ये भी कहा था, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक क्या नाम है कारोबारी शख्स जो है उसे क्या ज़रूरत है कि वो शहबाज शरीफ साहब को ये कहे कि अडयाला के बासी के साथ भी आप बातचीत कर लें। तो वो ये कहते हैं कि मैंने इमरान खान को कहा था कि जब शहबाज शरीफ साहब की वालिदा का इंतकाल हुआ था तो आपको फ़ोन कर लेना चाहिए। आरिफ हबीब साहब कहते हैं जितने तनाज़ात दुनिया भर में होते हैं उनके हल मुज़ाकरात के ज़रिए निकलते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ये कर सकते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को जब ये कहा गया कि भारत से आपको तजारत करनी चाहिए और वो आप ही कर सकते हैं, तो वो मुस्कुराए। और जब ये कहा गया कि आपको अडयाला के बासी से बात करनी चाहिए तो उनके चेहरे के तासुरात तब्दील हो गए। ऐसे ही तासुरात खान साहब के भी तब्दील होते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ अगर आप खुद को तजर्बाकार सियासतदान समझते हैं, हट धर्मी पे अगर कायम रहेंगे तो फिर आपका माजी भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर दागदार था तो मुस्तकबिल भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता। वो दागदारी आपके ऊपर मुसल्लत रहेगी। उसका फ़र्क क्या पड़ा? नदीम अफजल चंद साहब ने ये एतराफ़ किया है कि जब हुकूमत बन रही थी तो मैंने बैरिस्टर गौहर से ये बात की थी कि अगर आप हुकूमत नहीं बनाना चाहते तो आप फिर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना दें। यानी पीपल्स पार्टी एतराफ़ कर रही है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत मांगी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हम बात करके बताएंगे, और फिर बाद में ये कहा कि इमरान खान नहीं मानते। तो पीपल्स पार्टी ने अपने इशारे वाजे किए। अब वो इशारे जो पीपल्स पार्टी वाजे कर रही है, हुकूमत के लिए जो मुश्किलात बन रही हैं, उसके लिए आने वाले दिनों में क्या कुछ डेवलप हो सकता है, ये अगर आप सोचें तो आपको पता चल जाएगा कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत के अंदरूनी लोग किस हद तक कमज़ोर हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि जिसमें राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने बातें की, कुछ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बातें की, इसहाक डार साहब ने मशवरा दिया कि आप इन्हें वफाकी हुकूमत में शामिल कर लें। इन्होंने पैगाम भिजवाया तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमें हुकूमत से बाहर रह के बयानियाँ बनाने दें। तो जवाबन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर बाहर बैठ के बयानियाँ बनाएंगे तो मुखालिफत लगेगी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी राना सनाउल्लाह साहब के जो उनकी राय थी उसी की हिमायत कर दी। तो फैसला ये किया गया कि नवाज शरीफ साहब चाइना के दौरे से वापस आएंगे तो फिर फैसला करेंगे कि इन दोनों शख्सियात का करना क्या है। लेकिन मीनवाइल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर एक बड़ा फैसला ये हुआ है कि मुख्तलिफ वफाकी वजारतें और डिवीजन्स में अहम तयनातियों और असामियों की तख्लीक में वज़ीर आज़म का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। और वो इख्तियार जो है वो वज़ीरों, मुशीरों, वज़राए ममलिकत और सेक्रेटरीज़ के सपोर्ट कर दिया गया। यानी ब्यूरोक्रेसी उसमें इन्वॉल्व है, वज़रा इन्वॉल्व। अब आपको वज़ीर आज़म को मैनेज नहीं करना, वज़ीरों को मैनेज करें, काम हो गया। वो इख्तियार शहबाज शरीफ साहब के हाथ से निकल गया। इमरान खान साहब के हाथ में हुआ करता था, वो अब शहबाज शरीफ साहब के हाथ से निकल गया है। तो शहबाज शरीफ साहब के हाथ से निकला है तो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में इख्तियार रहा क्या? क्योंकि ये काबीना से सर्कुलेशन समरी के ऊपर सिफारिशात ली गई हैं, बाकायदा इस पर बैठ के टॉक भी नहीं की गई, सर्कुलेशन समरी भिजवाई गई है। इतनी ज़रूरी थी कि सर्कुलेट करके ही उस पर दस्तखत करवा लिए गए, जिस तरह खान साहब के दौर में हुआ करते थे, और उस पर तनकीद किया करते थे। देखें जी, सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ले लेते हैं, ये कोई तरीका है?
ये कोई पार्लियामेंट है, ये कोई तौकीर है वज़रा की? और अब भी सर्कुलेशन समरी के जरिए उस चीज की मंजूरी ली गई कि जिसमें वज़ीर आज़म के इख्तियारात को कम किया गया। इसी वजह से बादियों नसर में ये दिखाई देता है कि जो लोग ये कहते हैं कि रफ्ता रफ्ता नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को निकाल ले जाएंगे इस हुकूमत से और उन्हें कहेंगे कि हमें दीगर नैरेटिव अपनाने चाहिए, इस वजह से कि इनके पास वो इख्तियारात नहीं रहेंगे जो इख्तियारात ये लेके आगे चलना चाहते हैं। अब उसी वजह से इनके ऊपर शायद एक तलवार लटक रही है। अब वो तलवार लटकने में एक बड़ी वजह आपको बताने जा रहा हूं। साइफर गुम हुआ, इन्होंने बहुत वावेला मचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9 साल पहले कतर से किए गए मुआहदे की दस्तावेज गुम होने का नोटिस लिया। अब वो 9 साल पहले जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त छानबीन के बावजूद मुआहदे की काबीना से तौसीक की दस्तावेज भी जब नहीं मिल सकी, अमीर कतर के 2015 में दौरा पाकिस्तान के दौरान कुछ मुआहदे हुए थे जिस पर दस्तखत किए गए। नून लीग की हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत गई, पीटीआई की हुकूमत आ गई, वो दस्तावेज नहीं मिल रही। बहुत खंगाली, बहुत जगह पे तलाश की, दस्तावेज जब नहीं मिली तो काबीना से दोबारा फिर मंजूरी ली है उसकी। दोबारा से मंजूरी लेके वो भी सर्कुलेशन के ज़रिए उसकी मंजूरी ली है और जब उसकी मंजूरी ले ली है तो अभी तक वो लोग मंजर आम पे नहीं आ सके जिन्होंने वो गवाई है। और अगर ये साबित हो गया कि ये उस दौरे हुकूमत में गवाई गई थी तो जाने क्यों लगता है कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो इनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और इनके हाथ में नहीं आ रहे, तो ये उनका दौरे हुकूमत था। तो उनके दौरे हुकूमत में ये उनके गले ना कोई चीज़ डालनी जा रही है। ये बहुत अचंभे की बात है। दूसरी तरफ तलवार एक और लटक रही है कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और डीजीपीआर का ओहदे से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आई है। दोनों अफसरान को गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार करने पे ओहदे से हटाया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये जिस चैनल में खबर, जिसकी वेबसाइट के ऊपर है ना, वो चैनल है मोहसिन नकवी साहब का। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला। अब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हूँ और उनके होते हुए उनके इत्तेहादी किसी के खिलाफ खबर शाया हो जाए और करप्शन का उसमें तज़किरा हो, कैसे मुमकिन? उसमें लिखा गया है कि दोनों अफसरान ने निगहबान रमजान पैकेज के लिए 15 करोड़ रुपए की गैर कानूनी डिजिटल कैंपेन देने से इनकार किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सिफारिश पे गैर कानूनी तौर पे कैंपेन की गई। निगहबान रमजान पैकेज की कैंपेन के लिए एक निजी चैनल की प्राइवेट कंपनी को गैर कानूनी टास्क दिया गया जो डीजीपीआर के कानून के बरक्स था। मरियम औरंगजेब की सिफारिशात पे यह कॉन्ट्रैक्ट जो था वो बराह रास्त मज़कूरा कंपनी को ही दिया गया था और जिस कंपनी ने अदायगी के लिए डीजीपीआर से जब राब्ता किया तो हुकाम ने कहा भाईजान ये तो हमारे इल्म में नहीं है। तो डीजीपीआर ने कंपनी से डिजिटल कैंपेन का रिकॉर्ड तलब किया कि आप उसका रिकॉर्ड दें। उन्हें वो रिकॉर्ड भी नहीं दिया गया कि ये कैंपेन हमने इस तरीके से चलाई। फिर मरियम औरंगजेब साहिबा ने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और डीजीपीआर पे कंपनी को 15 करोड़ रुपए अदायगी के लिए दबाव डाला, जिस पे डीजीपीआर के हुकाम ने कहा ये अदायगी करेंगे अगर हम तो एंटी करप्शन और नैब का केस बन सकता है जो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी साहब की न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर खबर लगती है जिसमें कहा जाता है कि डीजीपीआर हुकाम के इनकार के ऊपर पंजाब हुकूमत जो है वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और डीजीपीआर को ओहदे से हटा देती है। मरियम औरंगजेब साहिबा का मौकिफ लेने के लिए उनसे राबिता किया जाता है लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा उसके ऊपर मौकिफ देने से भी इनकारी हो जाती है। दूसरी तरफ जब अज़मा बुखारी साहिबा को ये बात मालूम पड़ती है तो अज़मा बुखारी साहिबा ये कहती है ये मन घड़त इल्जामात हैं कि अफसरान को अगर हटाया गया है तो उसके ऊपर इस तरह की फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। डिजिटल कैंपेन जो चली थी वो कवायद व ज़वाबित के साथ चली थी। इस बात का वह इतराफ़ करती हैं कि डिजिटल कैंपेन चली, लेकिन उसी में यह लिखा जाता है कि मरियम औरंगजेब साहिबा जो है उस खबर के अंदर ये लिखा जाता है कि ज़रा ये दावा करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें मैं मोहसिन नकवी साहब के इदारे में काम कर रहा हूँ और मुझे पता है वो इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है और मैं मरियम औरंगजेब साहिबा के ख़िलाफ़ कोई बात करूँगा और मुझे पता चलेगा अगर इसमें से लूप होल निकल आए ना नौकरी तो ऐसे जाएगी, तो वहाँ पर मैं ये लिखूँ कि मरियम औरंगजेब और डीजीपीआर प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करते हुए वजारत सनत के ज़रिए अदायगी जारी रखने की कोशिश कर रही हैं और ज़रा ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि मरियम औरंगजेब ने निजी चैनल के इश्तिहार देने के बदले में 3 करोड़ रुपए का कमीशन वसूल किया है और मुबैना तौर पे ये निजी चैनल मरियम औरंगजेब का पसंदीदा चैनल भी है। अब पसंदीदा चैनलों में जो मोहसिन नकवी साहब के चैनल की रेटिंग है वो भी तो ऊपर गई है। उनकी जब रेटिंग ऊपर गई है तो पसंदीदा चैनल की अगर बात हो रही है तो वो किसी दूसरे चैनल की बात हो रही होगी। तो जब दूसरे चैनल की बात कर रहे हैं तो उसमें लिखा यह जा रहा है कि इंतखाबी मुहिम के इश्तिहारात भी उसी कंपनी को दिलवाए, खूब कमीशन कमाया और उनमें एक इश्तिहार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का भी था। इसके अलावा मरियम औरंगजेब ने पीडीएम
कि जब हुकूमत थी 18 माह की, तो उन कंपनीज को 2 अरब रुपए से जायद मालियत के इश्तिहारात भी दिए थे। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि इनकी दाल कितनी गल रही है, और इनके बारे में इनके अपने इत्तेहादियों के चैनल्स के अंदर अगर इस तरह की खबरें लग रही तो कितनी मजबूती है। सिर्फ अंदाज़ा लगाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।